नमस्कार। रायपुर दूरदर्शन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम हमारा विशेष कार्यक्रम हमार पहुना लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमार पहुना यानी हम इसमें किसी एक मेहमान को अपने साथ आमंत्रण देते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपने नाम और अपने काम से उन्होंने समाज को क्या दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने उम्र की शताब्दी देख ली है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जीने का हौसला हमेशा एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन 100 साल की यात्रा करना या 100 साल की यात्रा के पड़ाव तक पहुंचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जिनसे मुलाकात आपकी आज इस विषय पर करा रहे हैं वो स्वयं हैं श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी। कन्हैयालाल अग्रवाल जी, मैं दूरदर्शन परिवार की तरफ से सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये जो 100 साल की उम्र का जो दौर आज से आपका शुरू हो रहा है, इस प्रसंग पर मैं दूरदर्शन परिवार और सारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो आपको सुनेंगे, उनकी ओर से भी ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के जीवन पे ये जो 100 साल की उम्र होती है, उसके मायने क्या होते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रसंग पर? 100 साल का समय एक काफ़ी लंबा समय होता है और समय समय पर बहुत उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। मैं एक साधारण व्यापार परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता बहुत ही दयालु प्रकृति के सज्जन व्यक्ति थे। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने संघर्ष किया, एक छोटी सी दुकान से व्यापार शुरू किया। उनकी बहुत सी बातें मुझे याद हैं। वे कहते थे कि ये जिस जगह हम रहते हैं, पहले यहाँ जंगल था, झोपड़ियाँ थी। जो यहाँ के मूल निवासी, वे औरतें सिर्फ एक कपड़ा जिसको लुगड़ा कहते हैं जी, उसका उपयोग करती थी। उसी को अपने छाती से लेके पीठ पे रख लेती थी। लोग पैसा गिनना नहीं जानते थे। यहाँ पर शहर में राजा के पास मोटर कार थी और एक पारसी सज्जन थे जिनने शराब का ठेका ले रखा था। उनके पास कार थी। राजा साहब के पास 4-5 गाड़ियाँ थी और शहर में कार नहीं थी। अच्छा बाबूजी, उस समय थोड़ा शहर के बारे में बताइए कि कैसा था शहर, लोग कौन कौन थे, कोई ऐसे नाम जिनको आप आज याद करना चाहेंगे उस दौर के? मेरे पिताजी का नाम चौथमल था और मेरे दादा के कोई संतान नहीं थी। इसलिए यहाँ पिताजी ने जो काम किया वो रामचंद्र चौथमल के नाम से किया। एक बार की बात है, एक तेली
यहाँ के बासिंदे ने जो मजदूरी हमाली वगैरह का काम करता था, उसने पिताजी से 300 रुपये कर्ज लिया था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई कि वो कर्ज नहीं लौटा सका, तो उसने पिताजी से ये कहा कि मेरी कुछ ज़मीन है, वो आप ले लीजिए और आपका कर्ज मैं पटा दूँगा। पिताजी ने कहा नहीं भाई, किसी की ज़मीन आय का साधन, परिवार का साधन, गुजारा जिससे चलता है, हम ज़मीन तुम्हारी नहीं लेंगे, पैसा जब हो तब दे देना। ये भावना थी लोगों की। आज ये बात नहीं है। आज तो जो साहूकार है वो धीरे से यदि छोटी सी रकम भी देगा और ब्याज जोड़ के बढ़ा बढ़ा के ये स्थिति कर देता है कि वो आदमी किसानी छोड़ के सड़क पे मजदूर बन के रह जाता है। जी अच्छा बाबूजी, आप खद्दर पहने हैं, तो क्या उस समय से आप खद्दर पहनते थे या स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में भी आप शामिल थे? सवाल ये था कि यहाँ पे उस वक्त हिंदी के 2 अखबार आते थे। एक विश्वामित्र जो कलकत्ते से निकलता था और मूलचंद जी अग्रवाल उसके संपादक थे, और एक नागपुर से नवभारत राम गोपाल माहेश्वरी जिसके संपादक थे। बचपन से मेरी प्रवृत्ति कुछ पढ़ने की भी थी, और जो यहाँ पे एक हाई स्कूल था जो आज भी कायम है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक तक उस हाई स्कूल में शिक्षा पा सकते थे। उसके बाद आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो स्टेट हाई स्कूल उसका नाम था, आज भी वो स्टेट हाई स्कूल है यहाँ। और ये यहाँ एक सरस्वती पुस्तकालय था, उसमें हिंदी की बहुत किताबें थी। एक राजूलाल शर्मा करके एक सज्जन थे, राजूलाल शर्मा जी, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था। वो पुस्तकें मंगाया करते थे और बाद में लाइब्रेरी को दे देते थे, दान में दे देते थे। वो सरस्वती पुस्तकालय यहाँ से पढ़ने लिखने की व्यवस्था का एक केंद्र था, और जिन लोगों की रुचि होती थी वो वहाँ से पुस्तक वो लिया करते थे। नांदगांव में जब आंदोलन चला स्वाधीनता संग्राम का, नहीं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं थी, क्योंकि ये रियासत थी जी, यहाँ राजा का राज्य था। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में 36 रियासतें थी जी, तो इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। परंतु यहाँ की रियासत में लोगों में कुछ जागृति थी पढ़ने लिखने के प्रति। तो यहाँ 1930 में जब चौथी हिंदी में पास हुआ, यहाँ एक नियम था कि प्राइमरी स्कूल में रियासत में जो विद्यार्थी प्रथम आवेगा, रियासत यानी छत्तीसगढ़ रियासत के गांवों में और शहर में जो प्राइमरी स्कूलें हैं, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसको 4 रुपये मासिक वजीफा, 4 साल तक वजीफा मिलेगा। और उस समय 4 रुपये मासिक, उस समय 4 रुपये मासिक, जबकि बहुत सस्ती का ज़माना था। ये सोचिए कि मैंने
ये नियम बना लिया था कि घर से एक भी पैसा मैं नहीं लूँगा किताब कापी या किसी भी चीज़ के लिए। और ये 4 रुपये जो मिलते हैं इसी से मेरा काम चल जाता था। और देहातों में जो विद्यार्थी सबसे अधिक नंबर पाता था उसे 6 रुपया मासिक मिलता था। लेकिन ये तो ठीक है, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्वाधीनता संग्राम से आपका अगर नाता जुड़ा था, या जैसे जो आपके इसमें आपके आचरण में एक खद्दर है, तो इसकी वजह क्या थी? ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला ऐसे लोगों में राष्ट्रीय भावना तो थी। गांधी जी का नाम था, तिलक का नाम था। प्रथम विश्व युद्ध में जबकि लड़ाई चल रही थी 1917 में विक्टोरिया ने एक ऐलान किया था कि जैसे ही हिंदुस्तान में लोगों में योग्यता शासन की योग्यता बढ़ेगी, वैसे हम अपने अधिकार कम करेंगे और लोगों को उन अधिकार देंगे। तो उस वक्त से कुछ राष्ट्रीयता की भावना, उसका जरिया पुस्तकें, सरस्वती पुस्तकालय एक माध्यम था और अखबार, ये 2 आते थे। अच्छा, यानी जो सरस्वती पुस्तकालय में जिस तरह से आपका संबंध आपका बना, आप पढ़ने लगे या अखबार, इससे स्वाधीनता संग्राम की जानकारी आपको मिलने लगी और आप उस तरफ बढ़े, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ। अच्छा बाबू जी, गांधी जी से कभी कोई मुलाकात आपकी, कभी आपने उनको देखा पहली बार, या कहाँ देखा? कोई याद आपकी को है उस तरह की? है। नहीं, गांधी जी से ऐसे घर में मैंने कहा, पिताजी ने कहा कहाँ पढ़ोगे? तो वर्धा उस वक्त राजनीति का केंद्र था। गांधी जी वर्धा में रहते थे, महिला आश्रम में, जहाँ लड़कियाँ रहती थी। लड़कियों के बैच बना दिए गए थे कि ये 6 लड़कियाँ रसोई का काम देखेंगी, 6 सफाई का देखेंगी, इस तरह काम बांट दिए थे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी करोड़पति की लड़की, उसने वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। वर्धा आई वो? वर्धा भेज दिया कलकत्ते से। तो जब उसकी ड्यूटी का वक्त आया, उसमें मैला साफ करना ये था। अब उतने धनी परिवार की लड़की, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इनकार कर दिया कि मैं मैला साफ नहीं करूँगी। गांधी जी को ये समाचार दिया गया। तो उस वक्त गांधी जी सेवाग्राम में रहने लग गए थे। गांधी जी दूसरे दिन सवेरे आए रात को 3:30-4 बजे तक, और सब पैखाने का सब साफ करके सेवाग्राम चले गए। किसी से उनने कोई बात नहीं की। उनका लौट जाना एक असाधारण घटना थी महिला आश्रम के इतिहास में। उस लड़की को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरी वजह से गांधी जी ने इतनी तकलीफ उठाई। यानी वो संकेत पहुंच गया था? हाँ, गांधी जी के पास खबर भेज दी गई। नहीं, गांधी जी चूंकि चले गए वहाँ से, हाँ, तो उनके जाने से वो संकेत यहाँ तक पहुँच गया कि बात कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो गांधी जी जब चले गए, सेवाग्राम रहने लगे, तब ये घटना हुई। तो यहाँ से गांधी जी को सूचना भेजी गई। तो दूसरे दिन सुबह पैदल सेवाग्राम से, करीब महिला आश्रम से सेवाग्राम 5 किलोमीटर के आसपास, 4-5 किलोमीटर होगा, पैदल आए। पैखाना उन्होंने साफ कर दिया,
और बिना किसी से कुछ कहे चले गए। तो गांधी जी ने इतनी तकलीफ़ उठाई मेरी वजह से, उस लड़की को बहुत ग्लानि हुई। वर्धा में चला गया पढ़ने के लिए, 9th वर्धा में मैंने पास की। पर वर्धा में जो विद्यालय था उसका नाम उस वक्त मारवाड़ी विद्यालय था। तो साल भर वर्धा पढ़ने के बाद मुझे संतोष नहीं हुआ कि ये राष्ट्रीय शिक्षा के नाम पर ये मारवाड़ी विद्यालय चल रहा है। जो सुपरिंटेंडेंट हमारे थे गणेश हरी भिड़े, वो शहर से पैदल आते थे, करीब 1.5 किलोमीटर होगा उनका मकान, और पैदल जाते थे। तो मैंने पिताजी से कहा कि वर्धा में नहीं पढ़ूँगा। तो कहाँ पढ़ोगे? तो मैंने कहा शांति निकेतन, मैंने सुन रखा था, और शांति निकेतन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गया था। तो हम पिताजी के साथ शांति निकेतन गए। ऑफिस में वहाँ हमारे कागज़ वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह देख के उनने हामी भरी कि आपको हम एडमिशन दे देंगे, क्योंकि 9th आप पास हैं, वही कोर्स यहाँ भी लागू है। तो दूसरे दिन हम ऑफिस गए तो उन्होंने कहा आप बताइए हम। तो उन्होंने वहाँ से एक चपरासी को दिया, तो वो रसोई घर में ले गया। तो एक लंबा हॉल था, बीच में एक दीवार खींच दी गई थी, उसमें बड़ा सा एक गेट लगा था। उस लंबे हॉल का आधा हिस्सा शाकाहारी भोजन बनाने के काम और बैठ के खाने के काम आता था, आधा हिस्सा मांसाहारी के लिए आता था। तो लड़के जो शाकाहारी थे वो अपनी प्लेट लेके, जहाँ मांसाहारी लड़के बैठ के खाते हैं वहाँ बैठ के खाते थे, मांसाहारी वाले इधर बैठ के खाते थे। तो पिताजी ने ये कहा कि नाम के लिए ये अलग अलग है, क्योंकि दोनों की सुपरिंटेंडेंट एक ही थी, दोनों भोजनालय की देख रेख करने वाली। तो पिताजी ने कहा कि मैं यहाँ तुमको नहीं पढ़ाऊँगा। तो मैं कहा मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ूँगा। काशी विद्यापीठ का नाम अखबारों वगैरह में सुन रखा था मैंने। तो हम बनारस चले गए। तो काशी विद्यापीठ का वातावरण ये था कि करीब 75% विद्यार्थी ऐसे थे जो किसी न किसी आंदोलन में जेल जा चुके थे, और साल भर वहाँ नेताओं के आगमन हुआ करते थे, कभी उनके भाषण भी रखे जाते थे। तो काशी विद्यापीठ में कुछ दक्षिण के विद्यार्थी थे, पढ़ने आए थे। वो साम्यवाद से प्रभावित थे। साम्यवाद से प्रभावित थे? हाँ। तो वहाँ पे मेरी रुचि भी साम्यवाद के प्रति हुई। अच्छा। हाँ। तो मुझे भी उसमें वो ज़्यादा उचित शासन प्रणाली महसूस हुई, जो कि हिंसा अहिंसा के पछड़े में न पड़ के आम जनता के लिए क्या फ़ायदेमंद है, इस बात को सोचकर शासन को चलाता हो। बाबूजी, ये तो अनुभव आपने बताया कि किस तरह से वर्धा में आपने उनको देखा और आपके जीवन पे एक परिवर्तन आया, और कुछ देर पहले आपने ये भी बताया कि खादी पहनने की शुरुआत आपके जीवन पे कैसे हुई। हाँ। और आज भी आप खादी के साथ हैं, यानी हाँ। ये बात तो तय है कि वो आपके जीवन व्यवहार का एक हमेशा के लिए हिस्सा होकर के रह गई। ठीक। इस प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ है और जो आपका शहर रहा राजनांदगांव, उसकी बहुत सारी खासियतें हैं। एक नाम हम लोग बार बार लेते हैं मुक्तिबोध का,
और जैसा आपने बताया कि सरस्वती पत्रिका के कारण लिखने पढ़ने का आपको शौक़ था, लाइब्रेरी के कारण, तो बाबूजी कोई याद मुक्तिबोध को लेकर के किसी तरह की कि कब आप उनसे मिले, उनके लेखन के संदर्भ में, या कोई बात जो आप आज इस वक्त करना चाहें? मैंने हिस्लाप कॉलेज नागपुर में एडमिशन लिया 3rd ईयर में। मुक्तिबोध शरद कोठारी से मुक्तिबोध की पहचान थी। सवेरा संकेत वाले? हाँ, और शरद कोठारी जो है वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, मैं भी गवर्नमेंट बॉडी का मेंबर था, और गवर्निंग बॉडी प्रोफेसर्स की नियुक्ति वगैरह करती थी। शरद कोठारी चाहते थे कि मुक्तिबोध को दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में सेवा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि मुक्तिबोध की स्थिति बहुत खराब थी, कर्ज में डूबे हुए थे और कोई रखने को कम्युनिस्ट हैं इसलिए तैयार नहीं था, कोई रखने को तैयार नहीं था। किशोरीलाल शुक्ल मिल में मैनेजर थे, असिस्टेंट मैनेजर, बीएनसी मिल अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, शाह वालिस के कब्जे में, और किशोरीलाल का जो प्रभाव था वो गवर्निंग बॉडी के मेंबरों पे था। गवर्निंग बॉडी 1-2 प्रभावशाली मेंबर मेरी इस बात को समर्थन देते थे, और मुक्तिबोध को भी रखते वक्त किशोरीलाल ने कह दिया था कि पठन पाठन तक आपको इजाज़त है, प्रचार की कोई इजाज़त नहीं है विद्यार्थियों वगैरह में। तो मुक्तिबोध ने उस बात को निभाया। मुक्तिबोध ने राजनीति को अलग रखा, राजनीति को अलग रखा। हम लोगों से संपर्क उसका जरूर था, पर उसने कॉलेज में राजनीति घुसने नहीं दी। तो मुक्तिबोध से मेरा परिचय हुआ, ये भी मालूम पड़ा कि बहुत योग्य व्यक्ति हैं, कवि हैं। मेरा कोई मार्क्सवाद का ज़्यादा अध्ययन नहीं था, मोटी मोटी बातें मैं समझता था, और ये हिंसा वगैरह दृष्टि देखा जाए नीति की दृष्टि से, परिस्थितियों की दृष्टि से, हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसमें आम जनता के बीच में मार्क्सवाद की पैठ उनके दिलों में आने में समय लगेगा। तो ये मुक्तिबोध से मेरा परिचय हुआ। लेकिन ये जो साधारण बातें हैं ये दूसरों के लिए बड़ी असाधारण हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल। तो मुझे ये लगता है कि आपने ये मुश्किल को साध लिया है, इसलिए आप इतने स्वस्थ और इतनी बढ़िया उम्र आपकी है। मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए, और जो सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, यकीनन आप सबको ये प्रेरणा इनसे मिलकर लगी होगी कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयम, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ कितनी लंबी दूरी तक टिक सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी। आप हमारे स्टूडियो में, हमारा ये जो प्रोग्राम है हमार पहुना, इसमें आए और आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय हमको दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।